आज की क्लास शुरू करती हूँ मैं। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम, आ रही है आवाज। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट, हिंदी में कक्ष प्रबंधन। देखिए, जब भी पठन पाठन कराया जाता है और तो ये एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी कक्षा को कुछ इस तरह से अपनी कक्षा को सजाए संवारे या ऐसा प्रबंध करे अपनी कक्षा में जिससे जो भी शिक्षण अधिगम हो रहा है कक्षा में वो सुचारू रूप से चल सके और शिक्षण अधिगम के जो भी लक्ष्य लेके चल रहा है वो शिक्षक उसको वो प्राप्त कर सके। तो कक्षा कक्ष का जो प्रबंधन होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट जो होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एजुकेशनल जो भी हम कह सकते हैं सिस्टम का। तो हेडिंग डालिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। लिखिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन शिक्षक का एक ऐसा कौशल है। कक्षा कक्ष प्रबंधन शिक्षक का एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसको अंडरलाइन कर लेना, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसको अंडरलाइन कर लेना, एवं एवं कक्षा में उचित वातावरण उत्पन्न करना, कक्षा में उचित वातावरण उत्पन्न करना, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, कॉमा, छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रण करना, एवं उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करते हुए कक्षा के अंत तक कक्षा के अंत तक छात्रों को शामिल किए रहना या सम्मिलित किए रहना भी लिख सकते हैं। सबने लिख लिया? अवनीश, अवनीश पटेल, अवनीश। जी मैम। हाँ बेटा, मैंने जो बोला उसको जी पढ़िए एक मैम। बार, पढ़िए। सॉरी मैम, इस समय मैं मेरे पास मैम पेन और नहीं है कि इसमें। नहीं लिखा आपने? चलिए ठीक है।
किसने लिखा है? जी मैम, मैं बाहर इस समय हूँ मैम। ओके ओके, माइक ऑफ कर दो। धीरज पांडे, यस मैम। एक मिनट। धीरज पांडे, धीरज पांडे, आपको आवाज आ रही है मैं मेरी? आश्रित आप बताइए। मैम आपने बोलिए बेटा। लिखा है कक्षा कक्ष प्रबंधन शिक्षक का एक ऐसा कौशल है हाँ। जिसके द्वारा शिक्षक हम्म प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं हम्म कक्षा में उचित वातावरण उत्पन्न करना, हम्म छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रण करना एवं हम्म उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करते हुए कक्षा हम्म। के अंत तक छात्रों को किए रहना या सम्मिलित करना। ठीक है, ओके। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या है? मैंने आपको 3-4 चीजों को अंडरलाइन करने को बोला है, क्योंकि वही जो 3-4 चीजें हैं वही मेन कक्षा कक्ष प्रबंधन को समझने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कक्षा कक्ष का जो प्रबंधन है वो कौन करता है? शिक्षक करता है। तो ये उत्तरदायित्व शिक्षक का है कि वो अपनी कक्षा का सुचारू रूप से प्रबंधन करे। क्या क्या करता है एक शिक्षक? प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है। जो कक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी टीचिंग और लर्निंग हो रही है क्लास में, शिक्षण अधिगम हो रहा है, वो इफेक्टिव हो, वो प्रभावशाली हो, वो पूरा जो प्रोसेस शिक्षण अधिगम का हो रहा है कक्षा में वो प्रभावशाली हो, कि बच्चों तक वो पहुंचे, बच्चे उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को। दूसरा, कक्षा में वातावरण जो उस पाठ के लिए या उस विषय वस्तु के लिए जो कि उस समय पढ़ाई जा रही है, उस विषय वस्तु के लिए कक्षा का जैसा वातावरण होना चाहिए वैसा वातावरण उत्पन्न करना, ये भी शिक्षक का ही काम होता है, वातावरण उत्पन्न करना। और छात्रों के व्यवहारों को भी नियंत्रित करना, साथ साथ शिक्षण भी कराना है, अधिगम भी कराना है, क्लास के वातावरण को भी उसके अनुसार रखना है, प्लस जो भी छात्र हैं आपके कक्षा में उनके व्यवहारों को भी आपको साथ में नियंत्रित करते हुए चलना है। और जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हो कि छात्रों का जो मन है, छात्रों का जो ध्यान है वो विषय वस्तु में ही रहे, इधर उधर भटके ना। इसलिए कक्षा के वातावरण को उस योग्य बनाना। और जब तक कक्षा खत्म ना हो जाए, जब तक कक्षा का समय खत्म ना हो जाए तब तक सारे बच्चे उस विषय वस्तु में इन्वॉल्व रहें, सम्मिलित रहें और शामिल रहें। यही जो यही जो 3-4 तरह के प्रयास एक शिक्षक करता है, इसी को हम बोलते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है। अब इसमें जब कक्षा में विभिन्न भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो शिक्षक को उनकी आवश्यकता के अनुसार अपनी कक्षा में प्रबंधन करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है उसका यही मतलब होता है कि कक्षा में जो भी पठन पाठन कराया जा रहा है उसमें बच्चे इन्वॉल्व रहें, कक्षा का वातावरण उस योग्य रहे कि बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके ना, और बच्चों के व्यवहारों को भी साथ में शिक्षक नियंत्रित कर सके। ओके, क्लियर सबको? अगला हेडिंग डालिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन के लाभ या विशेषताएं, कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग। कक्षा कक्ष प्रबंधन की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये शिक्षक का कर्तव्य है या दायित्व है कि वह
कि वह कक्षा के लिए स्पष्ट नियम बनाए। वह कक्षा के लिए स्पष्ट नियम बनाए। दूसरा, नंबर 2, कक्षा में कम से कम अवरोध हो। कम से कम अवरोध या विलंब हो। मैम इस पॉइंट को रिपीट कर दिए। दोनों पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि जो शिक्षक है वो कक्षा के लिए स्पष्ट नियम बनाए, और दूसरा पॉइंट कि अवरोध या विलंब कम से कम हो। थर्ड पॉइंट, शिक्षक के द्वारा छात्रों को उत्तरदायित्व दिए जाए। शिक्षक के द्वारा छात्रों को उत्तरदायित्व दिए जाएं। अगला पॉइंट, छात्रों के द्वारा किए गए कार्यों या प्रयत्नों को छात्रों के द्वारा किए गए कार्यों या प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रोत्साहन दिया जाए। अगला पॉइंट, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही हो उसमें भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाए। उसमें भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट, अध्यापक द्वारा उपयुक्त व्यवहार किया जाए। उपयुक्त व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, समय समय पर आवश्यकतानुसार पुनर्बलन का प्रयोग किया जाए। समय समय पर आवश्यकतानुसार पुनर्बलन का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो ये है कक्ष प्रबंधन की विशेषताएं कह सकते हैं, उसके नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या लाभ हो सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हमने बताया आपको कि कक्षा में कुछ स्पष्ट नियम बनाए जाए। जो शिक्षक हो वो कक्षा कब शुरू करनी है, ठीक है, और पाठ के दौरान किस तरह से बच्चों को बैठना है, कब उत्तर देना है, जब हम पूछें तभी उत्तर दे। ठीक है, बीच में कोई नहीं बोले, जब
जब विषय वस्तु पूरी हो जाए तभी प्रश्न पूछे। इस तरह के कुछ नियम होने चाहिए कक्षा में जो स्पष्ट बच्चों को बताए जाने चाहिए, जिससे कक्षा में अनावश्यक डिस्टरबेंस ना हो। तो स्पष्ट नियम शिक्षक द्वारा बनाए जाने चाहिए और वो छात्रों को भी पता होने चाहिए। दूसरा कि कम से कम अवरोध या विलंब हो, मतलब जब भी कक्षा शुरू हो तो वो समय से शुरू हो और उसमें अवरोध ना हो, किसी तरह की कोई बाधा ना हो। इसका प्रयत्न करना चाहिए। पहले से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कोई अवरोध ना आए। के बाद का पॉइंट है कि जो विद्यार्थी हैं कक्षा के, उनको कुछ उत्तरदायित्व दिया जाए, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी जाए शिक्षक के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि जब शिक्षक कक्षा में आए तो कक्षा में चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पे व्यवस्थित बैठे होने चाहिए, ठीक है। किसी बच्चे को आपने दे दी कि कोई बच्चा उस दिन की तारीख डाल डाल दे ब्लैक बोर्ड पे, तो इस तरह की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रोटेशन वाइज बच्चों को बांटनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, बच्चों में कुछ करने की भावना उत्पन्न होती है और उनके अंदर आत्मविश्वास भी डेवलप होता है कि हमें शिक्षक ने कार्य दिया है, तो बच्चे बहुत मोटिवेटेड होते हैं। अगर आपका शिक्षक आपको कुछ करने को कहता है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो आप क्या सोचते हो? आपको लगता है अच्छा हमारी मैम ने हमें ये बोला है, मैं बहुत अच्छा करने का प्रयास करूंगा जिससे मैम हमसे खुश हो जाए या मैम हमारी तारीफ करे। यही तो सारे बच्चे सोचते हैं ना कि उनके टीचर जो है वो उनकी तारीफ करे। ऐसे ही अगर हम कक्षा के बच्चों को छोटे छोटे दायित्व देंगे तो उससे वो भी काम को करने के प्रति उनका जो जज्बा है वो बढ़ेगा और उनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और खासकर जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अगर उनको हम जिम्मेदारियां देंगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशनल लेवल दोनों हम बढ़ा सकते हैं। तो जरूर जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व देने चाहिए। फिर जो भी बच्चों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास, जो आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, आपने कुछ कार्य दिया या कुछ प्रश्न पूछे उसी समय, तो बच्चों ने उसका उत्तर दिया या उस कुछ चित्र बना के दिखाया या कोई उदाहरण दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चों के हर प्रयत्न को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको और ज्यादा उनको शाबाशी देनी चाहिए जिससे वो आगे और अपने आप को अभिव्यक्त करें और हम किसी चीज को बताने से उनके अंदर हेजिटेशन नहीं हो। तो जरूर उनके प्रयत्नों को और उनके कार्यों को जरूर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कक्षा में। और अध्यापकों को छात्रों के साथ उपयुक्त और बहुत संयमित व्यवहार करना चाहिए, है ना। जो छात्रों का भी व्यवहार अनुशासन में होना चाहिए और शिक्षक का व्यवहार भी संयमित होना चाहिए। बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी छात्र को बहुत बहुत बुरी तरह से डांटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज, और कक्षा में अभद्र या गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बहुत संयमित व्यवहार शिक्षक को रखना चाहिए कक्षा में। और समय समय पर जो पुनर्बलन का मतलब होता है कि बच्चों ने जो भी कार्य किया, ठीक है, उसकी आपने प्रशंसा की, उनको जो भी यथोचित पुनर्बलन आपके पास उस समय अवेलेबल है आपने वो उनको प्रदान किया। वो चाहे सामाजिक पुनर्बलन हो, वो चाहे सांकेतिक पुनर्बलन हो, किसी भी तरह का पुनर्बलन, इसका उपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। तो जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इससे उनका मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है और सारे बच्चे कक्षा में अंत तक शामिल रहने का प्रयास करते हैं। जब तक वो कक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक वो उसमें जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। जो भी शिक्षक समझा रहा है उसको समझना चाहते हैं, बोर नहीं होते। इस तरह से कक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कक्ष प्रबंधन के घटक।
कक्षा कक्ष प्रबंधन के घटक। पहला पॉइंट है इसमें अधिगम को रोचक बनाना। अधिगम को रोचक बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना। मैम छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना। अगला पॉइंट छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना। समुचित एवं सर्वांगीण, ये भी लिखिए, छात्रों के समुचित एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना। अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट वांछित व्यवहार को पुनर्बलित करना। वांछित व्यवहार को पुनर्बलित करना। नेक्स्ट कक्षा प्रबंधन में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट अनुशासन के महत्व को बताना। अनुशासन के महत्व को बताना। अगला पॉइंट कक्षा का सौंदर्यीकरण करना। कक्षा का सौंदर्यीकरण करना। एंड नेक्स्ट कक्षा में दिए जा रहे निर्देशों को सरल एवं स्पष्ट कहना। कक्षा में दिए जा रहे निर्देशों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में कहना। तो ये कुछ घटक हैं जो कि कक्षा प्रबंधन में के लिए कहे जाते हैं। अब इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? अधिगम को रोचक बनाना। यस, जो भी हम अपना क्लासरूम को मैनेज करते हैं उसका सबसे जो बड़ा हमारा जो उद्देश्य होता है या सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि जो भी हम शिक्षण करा रहे हैं, जो भी हम अधिगम शिक्षण कर रहे हैं या अधिगम बच्चे अधिगम कर रहे हैं,
तो ये जो शिक्षण अधिगम का जो प्रोसेस है उसको रोचक बनाना, उसको थोड़ा फन फिल्ड बनाना, एंटरटेनिंग बनाना, बोरियत से दूर उसको करना, जिससे जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही आराम से, सरलता से विषय वस्तु को समझ सके। तो जो भी विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उसको इस ढंग से पढ़ाना कि वो बच्चों को बहुत रोचक लगे, इंटरेस्टिंग लगे और बच्चे उसको आसानी से समझ सके। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना। यस, ये शिक्षक का ही कर्तव्य होता है कि वो अपनी कक्षा के छात्रों में प्रेरणा का संचार करता रहे, उनको समय समय पर उद्देश्यों के बारे में, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उसको पढ़ने के बाद बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, इन सब के बारे में उसके प्रति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना, समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना। कक्षा में जो भी हम पठन पाठन करते हैं, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उससे बच्चे के हर तरह का हम विकास कर सके। ठीक है, उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका सामाजिक विकास, ठीक है, उसका बौद्धिक विकास, उसका शारीरिक विकास, हर तरह का हम कुछ अपनी कक्षा को या अपने विषय वस्तु को, अपनी टीचिंग मेथड्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें, इस तरह से सजाएं कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो। तो हमेशा शिक्षक का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे का समुचित और सर्वांगीण विकास हो। तो अपनी विषय वस्तु में भिन्न भिन्न तरह की गतिविधियों का समावेश करें जिससे बच्चा हर तरह से उसको सीख और समझ सके। फिर अनुशासनहीनता पे नियंत्रण करना। यस, क्योंकि हर कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनुशासनहीन होते हैं, जो कि जो निर्देशों को नहीं मानते हैं, जानबूझ के कुछ बाधा उत्पन्न करते हैं कक्षा में, अपने साथ साथ दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो अनुशासनहीनता है उनको भी नियंत्रित करना बहुत आवश्यक होता है एक शिक्षक के लिए। तो इस पे भी बहुत ध्यान रखना कि बच्चों की अनुशासनहीनता के कारण पूरी कक्षा डिस्टर्ब ना हो पाए। तो उसके लिए जो भी कदम उठाने हो वो शिक्षक द्वारा उठाया जाना चाहिए। वांछित व्यवहार पे पुनर्बलित करना। जो भी व्यवहार हम बच्चे से चाह रहे हैं, जो भी कार्य हम बच्चे से करवाना चाह रहे हैं, जब बच्चा वो कार्य हमें करके दिखा दे, तो शिक्षक को उसकी जरूर प्रशंसा करनी चाहिए, उसको जरूर पुनर्बलन देना चाहिए किसी भी रूप में। ज्यादातर हम सामाजिक पुनर्बलन का ही उपयोग करते हैं, उसकी प्रशंसा करना, सबके सामने उसकी पीठ थपथपाना, ठीक है, उसको क्लास का मॉनिटर बना देना, या इस तरह की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बच्चा जो है उसका आत्मविश्वास और अच्छा हो जाए और आगे भी वो अच्छा करे। तो ये जरूर शिक्षक को करना चाहिए अपने कक्षा के बच्चों के लिए। उसके बाद छात्रों की सहभागिता। जो भी कक्षा का प्रबंधन हो रहा है उसमें छात्रों को जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ दायित्व छात्रों को देने चाहिए जिससे छात्र ये कक्षा आपकी है और इसे आपको ही ठीक से रखना है, ये भावना छात्रों के मन में डालनी चाहिए। ठीक है, कि अपनी कक्षा को संवारना सजाना ये आपका कर्तव्य है और आपके बिना ये कक्षा अच्छे से प्रबंधित नहीं हो सकती। इस तरह की चीजों का संचार करना, इस तरह की बातों का संचार करना। अनुशासन के महत्व को बताना जरूर कि अनुशासन का हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में क्या महत्व है, इसके बारे में हमें बच्चों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये उनके जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज है। इसके बारे में भी बात करते रहना चाहिए। और कक्षा का सौंदर्यीकरण का मतलब कि कक्षा को भिन्न भिन्न चार्ट के द्वारा, भिन्न भिन्न शिक्षण सामग्रियों के द्वारा, ठीक है, कक्षा को थोड़ा सजाना चाहिए जिससे वो कक्षा में बैठ के छात्रों को बहुत अच्छा लगे। अगर रंग बिरंगे चार्ट लगे होंगे,
फ्लैश कार्ड्स होंगे, सारे बच्चों का नाम लिखा होगा एक चार्ट में, उनकी फोटोज लगी होंगी, ठीक है, भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट्स के फ्लैश कार्ड्स या मॉडल्स एक दो रखे होंगे। तो उससे क्या होता है, कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा होता है, बहुत ही आकर्षित करने वाला होता है और बच्चों को कक्षा में बैठना पसंद आएगा। तो इसलिए कक्षा को सुंदर बनाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर क्लास 1 से 5 तक के बच्चे, उनकी कक्षा को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है भिन्न भिन्न चीजों के द्वारा, इसलिए कि बच्चा कक्षा में ठहरे, रुके, उसको वहां पे बैठने में आनंद की प्राप्ति हो। तो ये भी बहुत आवश्यक होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शिक्षक जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बच्चों को, जो भी निर्देश दे रहा है, जो भी उनके साथ अपने आइडियाज को शेयर कर रहा है, अपनी बातों को, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, वो हमेशा दो तरफा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली शिक्षक ही अपने बात रख रहा है और छात्र चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। वो दो तरफा होनी चाहिए, शिक्षक को अपनी बात रखनी चाहिए, छात्रों को भी अपनी बात रखनी चाहिए, और जो निर्देश होने चाहिए वो बहुत सरल और स्पष्ट होने चाहिए कि बच्चा आसानी से उनको समझ सके। ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों का एक शिक्षक ध्यान रखेंगे तो निसंदेह जो क्लासरूम मैनेजमेंट होगा वो बहुत उत्तम कोटि का होगा, और जो भी पठन पाठन, जो भी शिक्षण अधिगम उस कक्षा में कराया जाएगा वो भी बहुत प्रभावशाली होगा, और बच्चे उससे जो भी लक्ष्य है उनके लिए निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो कक्ष का जो प्रबंधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें शिक्षक को बहुत ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। किसी को अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। तो मैं आप लोग की अटेंडेंस